हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो एक बेहद नए और महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल भी रटे रटाए पैटर्न पर नहीं है, वही प्रश्न है जो कि नए पैटर्न पर आने की संभावना रहती है। तो चलिए फटाफट से देर ना करती हूँ, क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो लेती हूँ मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और आधुनिक काल भारतीय हिंदी युग का। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अगले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न बन जाते हैं कि वहीं पर आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ 1850 से 1900, 1950 से 1900 और आपका 1968 से 1900 तक, या फिर 1900, 1980 या आज तक। तो यहाँ पर देख लेंगे कि क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न का जो उत्तर है हमारे, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 1900, 1980 से आज तक माना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जी हाँ, वहीं पर उन्होंने कहा है कि 1900 से 1980 से आज तक, यानी कि 1980 से आज तक उत्तरार्ध, यानी कि 1980 से आज तक 15वीं सदी के उत्तरार्ध और 16वीं सदी के पूर्वार्ध से यूरोप में आधुनिक प्रारंभ होता है। यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये वाला कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध और 16वीं सदी के पूर्वार्ध जो इसकी शुरुआत होती है वो यूरोप से होती है। किसकी? आधुनिक काल की। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? जी हाँ, प्रश्न छोटे हैं, ये लगेगा आपको कि इजी प्रश्न, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में हमें क्या सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं। तो वही कुछ 2021 में हुआ था कि पहले तो बहुत सरल आते रहे, लेकिन 21 में उन्होंने सरल रूप जरा सा था, लेकिन कठिन रूप बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कमल शर्मा, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 3, भारतीय हिंदी युग को पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया? कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पर कि क्या बच्चन सिंह ने कहा या नगेंद्र ने कहा या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा या शुक्ल जी ने कहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो भारतीय हिंदी युग को पुनर्जागरण काल का नाम किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो वहीं भारतीय हिंदी युग को और भी लेखकों ने, आलोचकों ने अलग अलग नाम दिए। कमेंट्स बताइए वो और क्या क्या नाम दिए हैं। भारतीय हिंदी युग की समय सीमा शुक्ल जी ने क्या मानी है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारतीय हिंदी युग की जो समय सीमा है वो शुक्ल जी ने क्या मानी है। मैंने यहाँ पर आज जितने भी ये ऑप्शन मेंशन किए हैं सभी के कुछ ना कुछ लेखक रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ माना है। तो यहाँ पर शुक्ल जी के अनुसार पहले हम जान लेते हैं 1868 से 1893, 1870 से 1900, 1865 से 1900, 1857 से 1900, 1869 से आपका 1888। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। हम पहले देख लेंगे कि शुक्ल जी ने क्या माना है। तो उन्होंने 1868 से 1893 क्या भारतीय हिंदी युग की समय सीमा मानी है। वहीं पर हमने दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1870 से 1900, तो इसको माना है आपके राम कुमार वर्मा जी ने। राम कुमार वर्मा जी ने। वहीं हमने दूसरा ऑप्शन दिया 1865 से 1819 तक, तो इसको माना है आपका केसरी नारायण शुक्ल जी। ऐसे ही प्रश्न बन जाएंगे कुछ अलग टाइप से। अब इनका नाम आपने सुना भी नहीं होगा, केसरी नारायण शुक्ल जी, लेकिन हाँ एग्जामिनर कहेगा कि यही यहाँ से पूछ लेते हैं। तो केसरी नारायण शुक्ल जी ने क्या समय माना? 1865 से आपका 1900। वहीं अगला ऑप्शन है 1857 से 1900। तो यहाँ पर ये किसने माना है? तो ये है आपके 1857 से 1900 में रामविलास शर्मा जी ने माना है। राइटिंग अच्छा नहीं है, बस मैनेज कर लीजिए प्लीज़। तो रामविलास शर्मा जी ने 1857 से 1819 क्या भारतीय हिंदी युग की समय सीमा मानी है। तो यहाँ पर एक और बचता है आपका 1869 से 1888, बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी जो ये जो समय सीमा मानी है भारतीय हिंदी युग की, वो मानी है आपकी मिश्र बंधु ने। किसने? मिश्र बंधु ने। तो महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो सभी ऑप्शन हैं सभी महत्वपूर्ण, सभी के यहाँ पर लेखक के मैंने नाम आपको लिखकर
बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से बेहद महत्वपूर्ण कथन है। बेहद आपको अगर याद रखनी है कोटेशंस, तो कोटेशन से कुछ पॉइंट्स याद रखिए। पूरी कोटेशन तो किसी को याद नहीं रह पाती है। या तो आप शुरू का कोई ऐसा वर्ड देखिए जो आपको लगे हाँ ये विद्वान कह सकता है। तो यहाँ पर विलक्षण बात ये यहाँ पर यही बात सेम रामचंद्र चतुर्वेदी जी ने भी कही है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि विलक्षण बात है कि आधुनिक, यहाँ पे ये ध्यान रखना, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन में देख लेंगे हम फटाफट से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे सही जो आपका उत्तर हो जाएगा वो है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा है कि इसके भारतेंदु जो प्रारंभ हुआ है नाटकों से उसके विषय में कहा है। अगला प्रश्न है हम, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ अलग और यूनिक सा प्रश्न है ये। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, नवीन चंद्र जी, रामविलास शर्मा जी। तो यदि आपको उत्तर पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। पूरी कोशिश रहती है क्लास को अच्छा और नए प्रश्न देने की। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, सपोर्ट इस चीज़ का कि जो मैं मेहनत करती हूँ उसको अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे, नवीन चंद जी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किसकी पंक्तियाँ, बेहद महत्वपूर्ण कोटेशंस हैं ये कि भारतेंदु युग का व्यापक स्तर, आपको याद रखना तो आप ये याद रख लीजिए कि यहाँ पर व्यापक स्तर गदर से प्रभावित है। किसने कहा, कौन कह सकता है। तो रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। तो यहाँ पर बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न नंबर 7, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था, किसने कहा है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये यहाँ पर कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था, ये किसने कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख लीजिए, आचार्य शुक्ल जी हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, केशव शर्मा जी हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हर आलोचक ने अपने अपने वक्तव्य कहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बताइए, आचार्य शुक्ल जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, राम कुमार वर्मा जी, केशव वर्मा जी। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वो है आपका आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। जी हाँ, महत्वपूर्ण है ये कोटेशंस। तो ध्यान रखने वाली है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य, आपको याद रखना तो साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर, कौन कह सकता है यहाँ पे, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि भारतेंदु युगीन को साहित्य जनवादी, आपको ध्यान रखना केवल जनवादी किसने कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नंदलाल वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात कहूँगी कि अपने आप में सभी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ सभी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सभी को सब तरह की नॉलेज होती है। एक जो शिक्षक होता है पढ़ाने वाला, पढ़ाने के साथ साथ वो मार्गदर्शन भी करता है ऐसा अपने अनुभव के आधार पर। तो सबसे पहली बात यही कहूँगी, आप अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें, आप खुद को समझें कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि हमें खुद में ये भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लूँगा, तभी आप कर सकते हैं। बजाय सामने वाले को आप जितना भरोसा करते हैं उससे ज़्यादा आप खुद पर भरोसा करिए कि हाँ ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो खुद पर भरोसा रखना बेहद ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो प्रश्न देखिए आप लोग, 1833, 1854, 1850, ऑप्शन देख लेते हैं, और 1900। तो यहाँ पे बताना है आपको इसमें आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, 1850
1833 में आगरा। वहीं कलकत्ता बुक सोसाइटी की भी स्थापना हुई है। तो आप मुझे बताएंगे वो कब हुई है? कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है और किसके माध्यम से हुई है? तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्योंकि कलकत्ता बुक सोसाइटी बेहद महत्वपूर्ण है और आगरा बुक सोसाइटी भी महत्वपूर्ण है, इसमें कब किसने कराई है, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें फोकस करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद किया? बेहद महत्वपूर्ण। और कुछ आपको लगेगा नया प्रश्न, जी हाँ, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में पूछा है यहाँ पर। हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया किसने? तो भारतेंदु जी ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। ऐसा होता है, हमने जैसे शुरुआत में कहा था कि सरल से कठिन की ओर, तो कुछ प्रश्न आपको सरल भी मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको थोड़े कठिन भी लगेंगे। यदि आप उनमें निकल जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जब तक आप प्रश्न बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, हड़बड़ी में हम अक्सर गलत कर जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ। फिर मैंने प्रश्नों पर फोकस करना शुरू किया, पूछ क्या रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा कि निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? तो आपको ये ध्यान देने वाली बात ये है कि वो ऐसे कौन से लेखक थे। तो यहाँ पर देखिए आप, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, राजा लक्ष्मण सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। आपको ऑप्शन में क्या लग रहा है, ज़रा कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है क्या? राजा लक्ष्मण सिंह। निम्न में से संस्कृत निष्ठ हिंदी कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या? खड़ी बोली पर जोर दिया था। किस पर? खड़ी बोली पर। अब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली पर जोर दिया था और आपके राजा लक्ष्मण सिंह किसके समर्थक थे? संस्कृत निष्ठ हिंदी के। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? ब्रज साहित्य पर, अवधी साहित्य पर, खड़ी बोली साहित्य पर या बांग्ला साहित्य पर? तो बताएंगे आप ही किस पर पड़ा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका बांग्ला साहित्य। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि बचन सुधा पत्रिका, मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि बचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है और ये पत्रिका किसकी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 2 प्रश्न बन जाते हैं आपके फटाफट से। कवि बचन सुधा जो है, उत्तर पहले से वहाँ जो कर गया था वही है। यहाँ पे उत्तर आपका यही सही है। 1868 में। एक प्रश्न ये हो गया आपका कि 1868 में प्रकाशन वर्ष। दूसरा क्या, यहाँ पे कवि बचन सुधा मासिक पत्रिका थी, है ना? क्या थी? मासिक पत्रिका। कभी कभी ये पूछ लेते कि 1868 में प्रकाशित कवि बचन सुधा किस टाइप की पत्रिका थी? मासिक थी, पाक्षिक थी, साप्ताहिक थी? तो इस तरह से प्रश्न बन जाए तो आपको ध्यान रखना क्या थी? ये मासिक पत्रिका थी और ये 1868 में इसका प्रकाशन वर्ष है। उद्दंड मार्तंड पत्र था। लो, वही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। रिपीट नहीं हुआ, क्षमा करिएगा। मतलब इस तरह के प्रश्न आने की संभावना रहती है कि उद्दंड मार्तंड जो पत्र था वो कैसा था? दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था या पाक्षिक था? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये पत्र क्या था? ये भी क्या था? मासिक था। यानी कि आपका जो कवि बचन सुधा है वो भी मासिक था और यहाँ पर उद्दंड मार्तंड भी क्या है? मासिक है। हार्दिक हर्षदर्श काव्य रचना किसकी है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये। हार्दिक हर्षदर्श काव्य रचना किसकी है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं आपका बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, मैथिलीशरण गुप्त, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको यदि पता होगा तो सही उत्तर जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो यहाँ पर बता दीजिए बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी? फ्रेंड्स आजकल के जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से ही बन रहे हैं कि उनकी अंदर की विषय वस्तु पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर भारतेंदु अपनी किस कविता में विदेशी, यहाँ पर पूछा है कविता में विदेशी वस्तु के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है, मतलब किसमें? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा आप लोग, प्रबोधिनी है ऑप्शन में, विजयवल्लरी, कृपनास्टक, भारत की शिक्षा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका
प्रबोधिनी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है। तो फटाफट से आप भी थोड़ा सा दिमागी कसरत कीजिए और मुझे भी बताइए कि अलौकिक आपकी जो लीला है ये किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके भारतेंदु, प्रेमघन, रतनलाल मिश्र, श्रीधर। तो बताइए मुझे किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका प्रेमघन जी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ यूनिक प्रश्न है ये। यहाँ पर देखिए, किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। हिंदू कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज है, एंग्लो कॉलेज है या आपका कोलकाता स्कूल है। तो यहाँ पर सही उत्तर, अब सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ, है ना। क्या है यहाँ पर कि प्रथम बार युवकों का। तो आपको ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, सही उत्तर बताइएगा। तो सही उत्तर यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा हिंदू कॉलेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन एक बार यदि आपको क्लियर हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे आनंद रघुनंदन, नील देवी है, नीला देवी नहीं, नील देवी है, संयुक्त स्वयंवर, सत्य हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे स्वयं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है। वैसे तो नहुस उनके पिताजी का जो लिखा हुआ है गोपाल चंद्र गद्दर जी का, कि नहुस उनका पहला लिखा हुआ नाटक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यदि अगर मैं मानना चाहूँगा तो आनंद रघुनंदन को पहला नाटक मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है आपका, आनंद रघुनंदन। प्रश्न नंबर 20 मिस्टेक हो गई है, वही रिपीट हो गया है। यहाँ पर 20 होना चाहिए, नंबरिंग मिस्टेक है ना, कोई नहीं, चलिए देख लेते हैं। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि बच्चन सुधा पत्र के संबंध में पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं। क्या कहूँ मैं इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि बच्चन सुधा के पत्र के संबंध में पंक्तियाँ किसने कही हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल वाजपेयी, यहाँ पे नंदलाल वाजपेयी हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो है, मैं तो प्रश्न मैंने पहले ही बता दिया है, तो सही उत्तर यहाँ पर जो है रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा जी ने कहा है यहाँ पर कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कौन, कवि बच्चन सुधा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या है, वाह क्या बढ़िया प्रश्न बना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है, तो उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी हो जाएगी। 30, 80, 70, 90। प्रश्न अच्छा है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी उनके प्रश्नों की संख्या बताइए। तो उनके उनके काव्य ग्रंथों की संख्या हो जाएगी कितनी, 70। यहाँ पर एक ये हम याद कर रहे थे तो मुझे ऐसे याद आई कि शुक्ल जी ने भी, मुझे अभी याद आ गया, पॉइंट तो बता देते हैं। शुक्ल जी ने देव की जो रचनाएं हैं वो 23 मानी हैं, वहीं पर कई लेखकों ने 72, 73 मानी हैं। तो यहाँ पर शुक्ल जी के अनुसार देव की रचनाएं कितनी हैं, 23 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर आदि रचनाएं किसकी हैं। एक 2021 में एक प्रश्न आया था, अगन महात्म
किसकी रचना है? तो उसमें ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे, लेकिन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। अगन महात्म भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? वैशाख महात्म, मैंने तो पहले ही बता दिया आपको, क्षमा चाहूँगी। तो यहाँ पर अगन महात्म मतलब रचना जो है वो वैकुंठ मणि जी की है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो अभी यहाँ पर ये प्रश्न तो मैंने उत्तर पहले ही आउट कर दिया है, तो कोई नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर आदि रचनाएँ किसकी हैं? तो ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास। सही उत्तर आपको बता ही दिया मैंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 22। धन्य भूमि भारत रत्ननि की उपजा बनी, बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो उत्तर बताना है आपको, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बालकृष्ण भट्ट की हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की हैं, या प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं? तो बताएंगे मुझे आप ये पंक्तियाँ किसकी हैं। ये पंक्तियाँ आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप लोग मुझे फटाफट से ऑप्शन बताएंगे ये पंक्तियाँ, ऑप्शन में नहीं कमेंट्स में, मेरा दिमाग भी चल गया है आज। तो यहाँ पर मुझे आप बता दीजिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी। पंक्तियाँ तो पूछी ही जाती हैं, परिभाषाएं, कोटेशन जो वो भी बहुत पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु उपाधि सम्मानित किया गया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया? इनको ये मेरा नाम उनका क्या था? हरिश्चंद्र, लेकिन उनकी भारतेंदु क्या थी? उपाधि थी। तो ऑप्शन 1850, 1880, 1800 या 1878। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1880 में उनको भारतेंदु उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, रसद व फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं हैं? ये सबको पता है, रसद फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की रचना है, लेकिन यहाँ पूछा किस बोली की रचना है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या ब्रजभाषा, खड़ी बोली या ब्रजभाषा? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग प्लीज़ साथ सपोर्ट बना रखिए, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी रही और क्या मैं और बेहतर सुधार कर सकती हूँ, तो उसके लिए भी अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो खड़ी बोली में। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पर खड़ी बोली में। बाकी आप लोग जो भी जिस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी है आप शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भी ज्ञान बढ़े और हमें भी जानकारी मिले। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। तो बताइएगा आप मुझे कि किसका ये उपन्यास है। बताइएगा। तो यहाँ पर मैं ही बता देती हूँ आपको, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, हालांकि उन्होंने बहुत नाटक लिखे हैं, भारतेंदु ने नाटक, निबंध, तो यहाँ पर जो उपन्यास लिखा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? यहाँ पर उपन्यास है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर इतना ही है, क्षमा चाहूँगी, मतलब प्रश्न नंबर आपके पूरे 25 मैंने पूरी कोशिश की थी। जैसा कि मैंने पहले बता चुकी हूँ, थोड़ा समय का अभाव रहता है, लेकिन जितनी भी कोशिश प्रयास रहता है पूरा समय देने की कोशिश करती हूँ कि थोड़े आपको चुनिंदा और नए प्रश्नों से अवगत कराया जाए। तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।